हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? बच्चों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक सॉल्यूशन केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 10। बच्चों, आज इस लेक्चर में बात करेंगे हम फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो कि हमारी लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी होगी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी हिमांक का अवनमन। तो आइए देखते हैं। फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी हमारी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी हिमांक का अवनमन। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था क्वथनांक का उन्नयन। मीन्स जब किसी हम प्योर सॉल्वेंट में, जो कि वोलाटाइल होता है, जो कि वाष्पशील होता है, उस प्योर सॉल्वेंट में जब हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं, उस दशा में वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का डिक्रीज हो जाता है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। और उस वेपर प्रेशर कम होने की दशा में क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है और हिमांक में कमी हो जाती है। यानी अगर हमारे पास कोई प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट जो कि वोलाटाइल है, और हमने इसमें एक सॉल्यूट मिलाया और वो सॉल्यूट हमारा नॉन वोलाटाइल है, इसको मिलाने से जो सॉल्यूशन बनेगा, उस सॉल्यूशन का बच्चों वेपर प्रेशर कैसा होगा? ये वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा प्योर सॉल्वेंट की तुलना में। वेपर प्रेशर डिक्रीज करने की वजह से क्वथनांक में वृद्धि हो जा रही थी, लेकिन यहाँ पर हिमांक में कमी हो जाएगी। तो आइए बच्चों, इस चीज़ को हम ग्राफिकल मेथड समझते हैं, ग्राफ से, कि किस तरह से हिमांक में कमी आएगी। हम क्या करेंगे, हम वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में एक ग्राफ बनाएंगे। इधर हमने ले लिया वेपर प्रेशर और इधर हमने ले लिया टेम्परेचर। आपको पता है, जब हम प्योर सॉल्वेंट के लिए ग्राफ खींचते हैं बच्चों, तो हमको एक ग्राफ मिलता है, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट केस में जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाओगे वेपर प्रेशर बढ़ता है। सपोज करो कि हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से है। ये ग्राफ किसका है बच्चों? प्योर सॉल्वेंट का, जिसमें सॉल्वेंट ही है टोटल और दूसरा कोई नहीं प्रेजेंट है। फिर बच्चों क्या हुआ कि जब हमने इसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड किया, यानी प्योर सॉल्वेंट में हमने एक सॉल्यूट ऐड कर दिया। सॉल्यूट कैसा था? नॉन वोलाटाइल। इस दशा में बच्चों क्या होगा कि हमारा वेपर प्रेशर इस दशा में सॉल्यूशन का जो बनेगा वो कम बनने लगेगा। ये किसका ग्राफ होगा? सॉल्यूशन का। और इस सॉल्यूशन में बच्चों कौन कौन चीज़ें होंगी? यहाँ पर सॉल्वेंट होगा और प्लस सॉल्यूट होगा जो कि नॉन वोलाटाइल होगा। अब इस ग्राफ से कैसे आप फ्रीजिंग पॉइंट को समझोगे? तो फ्रीजिंग पॉइंट बच्चों डिफिनीशन होती है, जैसे आपने पिछले लेक्चर में बॉइलिंग पॉइंट का डिफिनीशन पढ़ा था वेपर प्रेशर के रिस्पेक्ट में, ठीक उसी तरह से यहाँ भी इसकी नई डिफिनीशन प्राप्त होगी हमको। हमने बॉइलिंग पॉइंट के लिए डिफिनीशन पढ़ा था कि द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ atmospheric pressure. Vapor pressure of liquid becomes equal to the atmospheric pressure. That temperature is called freezing point. That temperature is called boiling point of that solution. लेकिन यहाँ पर बच्चों हम फ्रीजिंग पॉइंट की बात करेंगे, तो यहाँ पर परिभाषा कुछ इस तरह से बनेगी, द टेम्परेचर एट विच
the vapor pressure of liquid state becomes equal to the vapor pressure of solid state। कहने का मतलब वो तापमान जिस पर लिक्विड स्टेट के वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के, यानी प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है और ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉलिड स्टेट में जिस समय इक्वल हो जाएगा वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा। अब अगर बच्चों हम देखें, अगर प्योर सॉल्वेंट का भी ग्राफ बनाएं तो प्योर सॉल्वेंट का बच्चों ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। क्योंकि प्योर सॉल्वेंट का भी वेपर प्रेशर बनेगा। प्योर सॉल्वेंट है ये, प्योर सॉल्वेंट सॉलिड स्टेट में, प्योर सॉल्वेंट है बच्चों सॉलिड स्टेट में, ये ग्राफ मिला हमको। सपोज करो कि ये प्योर सॉल्यूशन जो हमारा सॉल्वेंट था, प्योर सॉल्वेंट, उसका वेपर प्रेशर सॉलिड स्टेट में यहाँ पर आकर के बराबर होता है, यानी सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है यहाँ पर लिक्विड स्टेट के सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। तो ये टेम्परेचर बच्चों हमारा कौन सा होगा, TF0, जिस पर वेपर प्रेशर लिक्विड स्टेट का इक्वल हो रहा है सॉलिड स्टेट के। ये कहाँ पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कहाँ पर बराबर होगा सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर से, यहाँ आकर बराबर हो रहा है। ये पॉइंट बच्चों, ये टेम्परेचर कहलाएगा डेल्टा TF। ये हमारा है प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट और ये बच्चों सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब यहाँ पर आकर इस टेम्परेचर पे आकर के जाकर सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट का वेपर प्रेशर इक्वल हो रहा है हमारा सॉलिड स्टेट के टेम्परेचर के बराबर, यानी वेपर प्रेशर के बराबर। इसका अंतर बच्चों जो आएगा डेल्टा TF, यही होगा हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डेल्टा TF इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी हिमांक में अवनमन। और इसका मान क्या होगा, डेल्टा TF का मान होगा TF0 माइनस TF। यहाँ से बच्चों ये फार्मूला निकलेगा। तो ये होगा हमारा ग्राफ जिसकी मदद से हम आसानी से फ्रीजिंग पॉइंट के होने वाली कमी को हम आसानी से समझ सकते थे। तो डेल्टा TF इक्वल टू मिला हमको T0F, यानी कि सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, माइनस TF यानी सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट जिसमें सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है जो कि मिलाया गया है। तो ये रहा बच्चों कुछ ग्राफ इसका। फिर बाद में बच्चों हमने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए और उन एक्सपेरिमेंट से पता चला कि ये डेल्टा TF की वैल्यू भी, डेल्टा TF का मान ये भी बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन के। किसके प्रोपोर्शनल है, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन के। मोलैलिटी को बच्चों लिखा जा सकता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg।
यहाँ से देखिए बच्चों, तो डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स, यानी कणों की संख्या, मोलों की संख्या। हमारा डेल्टा टी एफ की वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड कर रही है, इसलिए डेल्टा टी एफ यानी हिमांक का अवनमन एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, यहाँ से प्रूफ हो गया। क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करे सॉल्यूट के, ना कि सॉल्वेंट के। सॉल्यूट की नेचर पे डिपेंड ना करे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करे, ऐसी प्रॉपर्टी ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। तो क्योंकि ये प्रॉपर्टी नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड कर रही है, इसलिए ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, अणुसंख्यक गुणधर्म है। तो बच्चों आप इस फॉर्मूले को हम इस तरह से लिख सकते हैं, डेल्टा टी एफ, हम इसको प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट हटाएं और एक कांस्टेंट लगा दें के एफ इंटू एम, जहां पर के एफ क्या हो गया हमारा, मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक यानी मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। बच्चों अगर देखें तो इसका मात्रक क्या होगा, के एफ का मात्रक, तो डेल्टा टी एफ यानी इसका मात्रक हो जाएगा केल्विन, टेम्परेचर में चेंज है, इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी का मात्रक बच्चों मोल पर केजी, तो के एफ का मात्रक हो जाएगा केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। ये आएगा हमारा बच्चों के एफ का मात्रक, यानी मोलल अवनमन स्थिरांक का मात्रक। इसके बाद बात करते हैं बच्चों के एफ की वैल्यू कैसे निकलेगी। डेल्टा टी एफ इजकल टू के एफ इंटू एम। यहाँ से बच्चों मानते हैं हम कि सपोज करो 1 किलोग्राम सॉल्वेंट है और उस 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में हमने 1 मोल डाला, 1 मोल सॉल्यूट डाला। उस दशा में क्या होगा कि मोलैलिटी आ जाएगी बच्चों, मोलैलिटी हो जाएगी हमारी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो ये हो जाएगा 1/1 इक्वल टू 1, यानी मोलैलिटी कितनी आ जाएगी 1। तो यहाँ पर डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू 1, यानी डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ। तब आप इसकी परिभाषा निकाल सकते हो, द मोलल डिप्रेशन पॉइंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू the depression in freezing point, depression in freezing point when 1 mole of non-volatile solute is added to 1 kg of
वोलाटाइल सॉल्वेंट। कहने का मतलब मोलल अवनमन स्थिरांक इक्वल होगा हिमांक के अवनमन के जब आप 1 मोल सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल अवाष्पशील ऐड करोगे 1 किलोग्राम वोलाटाइल सॉल्वेंट में, यानी 1 किलोग्राम विलायक में, वाष्पशील विलायक में। ये हमारी परिभाषा होगी बच्चों के एफ के लिए। तो ये फार्मूला आप मोलैलिटी का निकालोगे आगे कि मोलैलिटी का फार्मूला रख के बच्चों हम डेल्टा टी एफ की वैल्यू प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू होगा के एफ इंटू, मोलैलिटी को लिखा जा सकता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इसको हम लिख सकते हैं स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम, यानी वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन कैपिटल डब्ल्यू अपॉन 1000। डेल्टा टी एफ इजकल टू के एफ इंटू, तो ये हो जाएगा बच्चों, वैल्यू जाएगी ऊपर, डेल्टा टी एफ इजकल टू 1000 के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ये हमारा फार्मूला होगा हिमांक के अवनमन का। डेल्टा टी एफ इजकल टू 1000 के एफ इंटू डब्ल्यू इंटू स्मॉल अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। बच्चों जो आपका के एफ है वो केवल और केवल सॉल्वेंट के लिए होता है, इसको सॉल्यूट से इसका कोई लेना देना नहीं होता है, यानी ये सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता है। और ये अलग अलग सॉल्वेंट के लिए बच्चों एक फिक्स मान होता है जो कि आपको सवाल के अंदर पहले से गिवन रहेगा। यहाँ पर इनके टर्म्स क्या क्या हैं आइए देख लेते हैं। डेल्टा टी एफ इजकल टू 1000 के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। टर्म्स हैं बच्चों यहाँ पे, डेल्टा टी एफ हिमांक का अवनमन है, के एफ मोलल अवनमन स्थिरांक है, स्मॉल डब्ल्यू विलेय का भार है, स्मॉल एम विलेय का अणुभार है, और कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार है। इसी फार्मूले की सहायता से बच्चों हम विलेय के अणुभार की भी गणना कर सकते हैं। वैल्यूज़ को m के रिस्पेक्ट में ले लिया जाए तो m इक्वल टू आ जाएगा, अणुभार की गणना कैसे करोगे, तो m इक्वल टू हो जाएगा 1000 इंटू के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी एफ इंटू कैपिटल डब्ल्यू। इन दोनों फार्मूलों की सहायता से बच्चों हम इस टॉपिक के क्वेश्चंस को हल करेंगे। और कहीं पर भी प्रॉब्लम हो बच्चों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और वीडियो को बच्चों लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें।